Namaskar, Assalamu alaikum, Sat Shri Akal. Welcome to this new channel and a new series of Unlock Homeopathy. जी हाँ, अभी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज की जिससे मैं शुरुआत से लेके आखिरी तक होम्योपैथी क्या चीज़ है, उसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए, केस टेकिंग कैसे ली जानी चाहिए, पोटेंसी सिलेक्शन, ड्रग सिलेक्शन और बहुत सारे जो इश्यूज है होम्योपैथी के वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ये लास्ट तक देखेगा ताकि आपको इस सेशन का पूरा जज्ब प्राप्त होगा। सो ये होम्योपैथी है क्या? तो होम्यो का मतलब होता है सिमिलर, एक समान, और पैथी का मतलब होता है वे ऑफ ट्रीटमेंट, और होम्योपैथी मतलब ऐसी थेरेपी, ऐसी ट्रीटमेंट मतलब जो एक समान हो। का मतलब है यदि हम लोग नमक का एक उदाहरण ले लेते हैं, नमक जिसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, तो नमक का जो अगर बाहरी आकार देखा जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो वो सफ़ेद रहता है, क्रिस्टलाइन रहता है। अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है तो सोडियम प्लस क्लोरीन, तो NaCl, फिर NaCl के अलग अलग चीज़ों से रिएक्शन, वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिर तीसरी नमक की एक और प्रॉपर्टी है जिसको बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब यदि किसी को नमक से पॉइजनिंग हो गया, अगर किसी ने 10 ग्राम 50 ग्राम नमक एक साथ खा लिया, तो अनेक सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन आ जाना, आंखों के नीचे सूजन आ जाना, शरीर में सूजन आ जाना, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। और एक चौथी प्रॉपर्टी है नमक की जिसको बोलते हैं डायनेमिक प्रॉपर्टी। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है? यदि इसी नमक को सूक्ष्म रूप से अगर एक ग्लास पानी में हमने डिजॉल्व कर लिया और उसको 100 बार या 10 बार ठोका, ऐसा तो शेक हो गया, फिर उसमें से एक बूंद लिया वो मिक्सचर में से और दूसरे एक 100 ml पानी में डाला और वापस ठोका, तो इसको हम बोलते हैं पोटेंटाइजेशन। मतलब हम नमक की पोटेंसी बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे हम पोटेंसी बढ़ाते रहते, 1 2 3 4 5 6, अगर एक बार हमने ठोका उसको बोलते 1C पोटेंसी, फिर 2C, 3C, 4C, ऐसे करते करते अगर हम लोग 12C तक आते हैं तो वो जो सोल्यूशन रहेगा उसमें ज़रा भी नमक का एक कण भी नहीं रहेगा, लेकिन नमक की सारी डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ आती है। अब इसका उदाहरण कैसे, हमको कैसे पता चला कि डायनेमिक प्रॉपर्टीज उसमें आ गए, वो पानी में आ गई? तो यदि कोई हमारे पास ऐसे पेशेंट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल उसको डायबिटीज़ है, लेकिन सिम्टम्स उसके वो है जो नमक के पॉइजनिंग से हुए, जैसे चिड़चिड़ापन है रहना, और आंखों के नीचे सूजन आ जाना, शरीर पे सूजन आ जाना, कॉन्स्टिपेशन रह जाना, पानी की यानी नमक खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाना, ये सब अगर सिम्टम्स रहे, और आगे यदि हमने वो सूक्ष्म जो नमक का जो हमने पोटेंटाइज किया था वो अगर हमने एक बूंद उसको दे दिया, धीरे 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 ये सभी सिम्टम्स चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं लाइक क्योर्स लाइक, या सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंटर, या होम्योपैथी, सिमिलर पैथी। इसका जो डिस्कवरी किया था या इन्वेंशन किया था, उस जनक का नाम है डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, और जो साल था वो था 1796, मतलब 1796, जर्मनी में। और कई साल हैनेमन ने जर्मनी में प्रैक्टिस किया, लेकिन आखिरी में, उनके आखिरी सालों में वो फ्रांस चले गए। जब उनकी दूसरी शादी हुई थी तो दूसरी बेगम के साथ वो फ्रांस चले गए थे, और वहाँ पर वो फाइनली जो होम्योपैथी का औज आया, जो उड़ान आई, वो फ्रांस में आई। जर्मनी में उनको बहुत प्रॉब्लम हुए, बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट हो गए। उनके जो सहपाठी थे, जो साथी थे एलोपैथी फील्ड से, बिकॉज हैनेमन पहले एलोपैथी डॉक्टर थे, बट उनको उस ज़माने की जो थेरेपी चल रही थी, एलोपैथिक थेरेपी, वो उनसे धीरे धीरे नफरत करने लगे, घृणा होने लगी कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब बीमारी तो एक तरफ हो गई, जो थेरेपी है वही और खतरनाक है। उस टाइम पे क्या करते थे, यदि कोई बीमारी को ठीक करना है तो
वॉमिटिंग को इंड्यूस करना पड़ता था, लूज मोशंस को इंड्यूस करना पड़ता था, पसीना देना ये करना पड़ता था, लीच से खून सक कराते थे। तो ऐसी बहुत सारी थेरेपी थी जो हैनिमैन से देखी नहीं जाती थी। इसीलिए ही हैनिमैन ने ये होम्योपैथी का इजाद किया या इन्वेंशन किया। तो जर्मनी में उनको बहुत ये सहन करने पड़े इनिशियल ईयर्स में। अब ये तो ऑब्वियस है, कोई भी चीज़ आप नई मार्केट में लाएंगे तो बहुत सारे लोग फॉर होंगे एंड अगेंस्ट होंगे, अगेंस्ट वाले लोग ज़्यादा होंगे। बट उन्होंने हार नहीं मानी, धीरे 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 अपने सिस्टम को डेवलप करते गए और रिफाइन करते गए, नए लॉज, नए सिद्धांत लाए, और आज तक वो पैथी ना ही बाकी है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से वो चल रही है, आगे बढ़ रही है। तो ये था छोटा सा सफ़र हैनिमैन से जर्मनी से लेके फ्रांस का। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बताना ज़रूरी था। फिर बहुत सारे दूसरे डॉक्टर्स आए जो कन्वर्ट हो गए, दूसरे प्रोफेशन से होम्योपैथी में आए। बोनिंगहाउसन साहब है, डॉक्टर हेरिंग थे, वो भी इनफैक्ट डॉक्टर हेरिंग का तो इसीलिए था कि एलोपैथी वालों ने एक कमेटी बिठाई कि भाई हैनिमैन को किस तरह से नीचे उतारा जाए, ये होम्योपैथी क्या है, बकवास चीज़ है, इसको आप कैसी तरह से नीचे उतारा जाए। तो उन्होंने अपॉइंट किया था हेरिंग को कि भैया आप होम्योपैथी की स्टडी करो और ऐसी लूप होल्स ढूंढो जिससे हम लोग ये पैथी को डिनाउंस कर सके। लेकिन बात ये हुई कि हेरिंग ने होम्योपैथी पढ़ते पढ़ते वो खुद इतना यकीन करने लग गए होम्योपैथी पे कि वो वन ऑफ द वेरी वेरी गुड होम्योपैथ्स बने। और इनफैक्ट अमेरिका में हेरिंग को फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है। वैसे बहुत सारे ऐसे दूसरे डॉक्टर केंट, जेम्स टाइलर केंट है, डॉक्टर बोरिक है, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो इंडिया में ये होम्योपैथी कैसे आई, तो एक बहुत अच्छी कहानी है, और कहानी है 1839 की, 1839 में महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के महाराजा थे। तो उनको वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो गया था, यानी उनका आवाज़ नहीं निकल रहा था। बहुत सारी ट्रीटमेंट कराई होगी उन्होंने, देसी ट्रीटमेंट के। अल्टीमेटली उनको पता चला कि भाई कोई होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी होती है। तो उन्होंने एक शख्स थे जो होम्योपैथी प्रैक्टिस करते थे, जिनका नाम था डॉक्टर जॉन मार्टिन हॉर्नबर्गर, उनको दावत दी, और डॉक्टर जॉन ने उन्हें जो भी दवा दी उससे महाराजा बिल्कुल ठीक हो गए। तो उनको बड़ा अजूबा लगा कि भाई एक छोटी छोटी शक्कर जैसी गोली, और मैं इतने दिनों से सफ़र कर रहा था वोकल कॉर्ड पैरालिसिस से, मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा था, तो अब बिल्कुल ठीक हो गया। तो फिर तब से उन्होंने इनवाइट किया डॉक्टर जॉन को भी, आप यहीं रहिए, हम इंडियंस को बहुत ज़रूरत है इस पैथी की। और वो यहीं रह के उन्होंने सेवा की, और तब से होम्योपैथी इंडिया में आई। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक ऐसी बीमारी जो कोई दूसरे पैथी में नहीं रिस्पॉन्ड कर रही थी, उसने होम्योपैथी को, और बहुत तुरंत, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर दिया। मतलब जो लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी को बहुत टाइम लगता है काम करने के लिए, इसी से सिद्ध हो जाता है कि भाई ये होम्योपैथी बहुत फास्ट काम करती है। दूसरी पूरी दुनिया होम्योपैथी के बारे में क्या सोचते हैं। जब तक आपने होम्योपैथी से संपर्क में नहीं आए या आपने होम्योपैथी के बारे में सच्चाई नहीं सुनी, तब तक आपके दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां रहती है, मिथ्स रहते हैं। जैसे वो होम्योपैथी क्वैक्स है, प्लेसिबो थेरेपी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ये तो, वो बोलते हैं कि डाइल्यूट करना है, तो जैसे सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं या नमक की बात कर रहे हैं, तो हमें अभी जैसे मैंने उदाहरण बताया था कि डाइल्यूट करते करते चले तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां नमक की क्वांटिटी, एक्चुअल नमक की क्वांटिटी रहती नहीं, लेकिन प्रॉपर्टीज पूरी रहती है। तो ये सब चीज़ जो है, ये बहुत सारे सो कॉल्ड साइंटिफिक माइंड्स मानने को के तैयार नहीं थे अब तक, लेकिन अभी हमारे पास फिजिक्स का प्रूफ है, केमिस्ट्री का प्रूफ है, बहुत सारे एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रूफ्स है कि होम्योपैथी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी। इनफैक्ट सेकेंड इन द वर्ल्ड, एलोपैथी के बाद सेकेंड वर्ल्ड में होम्योपैथी ही है जो इतनी विख्यात है। तो लोगों का मानना था भाई पूरे जगत में कि ये क्वैक है, क्वैकरी है, ये प्लेसिबो थेरेपी है, इरेगुलर मेडिसिन बोलते थे उसको, ऑल्टरनेट सिस्टम, आज भी ऑल्टरनेट सिस्टम मेडिसिन बोलते हैं। मतलब मेन सिस्टम मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी, और बाकी के सिस्टम्स के अंदर एक होम्योपैथी भी है।
तो लेकिन बोलने से एक बात होता है और इसका सर्वाइवल रेट देखा जाए, आज 250 साल हो चुके हैं और फिर भी होम्योपैथी निखर रही है। जैसे कि कोई भी सिस्टम है उसके अंदर झगड़ा हमेशा बाकी ही रहता ही है, तो डिस्प्यूट्स है, क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स चलते रहते हैं। आज तक हमको होम्योपैथ आज तक मेरे पास पेशेंट आते हैं और पूछते हैं, डॉक्टर साहब फलानी बीमारी है, क्या इसके लिए होम्योपैथी में इलाज है? मेरे को ये सिम्टम्स है, क्या होम्योपैथी आपको मेरे को ठीक कर पाएगी? आप क्या गारंटी ले सकते हैं? ऐसे क्वेश्चंस, प्रश्न पहले पेशेंट पूछते हैं, जबकि मैं ये पूछता हूं कि भाई आपको बीमारी है तो आप मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर को तो नहीं पूछते ना कि साहब मेरे को सर्दी हो गई है तो आपके पास दवा है क्या जिससे मेरी सर्दी दूर हो जाएगी? या आप आयुर्वेदाचार्य को तो नहीं पूछते कि साहब मुझे सर्दी है या मुझे सफेद दाग आ गया है तो आप ठीक कर पाएंगे कि नहीं? यानी पहले ही जब पेशेंट आता है तो हमारे पास एक संशय लेकर आता है, एक शक की निगाह से आता है कि शायद ये ठीक कर सकेगी कि नहीं। 250 साल हो गए हैं, लेकिन दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहता हूं कि अब हमारे पास इतने सारे एविडेंस हो चुके हैं, अलग अलग क्षेत्र में एविडेंस हो चुके हैं। अब तो होम्योपैथी स्पेशलाइज्ड साइंस बन चुकी है। इनफैक्ट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी हर एक सिस्टम्स के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो आपको अब भरोसा दिलाने के लिए सिर्फ हमारे बोल पे नहीं, लेकिन आपके पास रिपोर्ट्स भी है और बाकी सब भी चाहिए। 15 साल हैनेमन की हिस्ट्री में अगर जाए तो जो पहले 15 साल थे हैनेमन साहब के, तो कैसे तो भी करके क्या उन्होंने क्या है अपनी मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस छोड़ दी थी और होम्योपैथी में पूरी तरह से आ गए थे। और उनके पास इतने पेशेंट थे नहीं, या पेशेंट थे भी तो लेकिन पेमेंट नहीं करते थे, तो उनको बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ करनी पड़ी थी। उनके 11 बच्चे थे, उसमें से कई का देहांत हो गया बहुत जल्दी। तो एक बार उनको क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि वो निराश थे जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट के अंदर ब्लड लीचिंग थेरेपी थी या फिर उल्टी या लूज मोशंस करना या बहुत सारी जो थेरेपीज थी, उसे निराश हो गए। उनको खोज करना था कोई ऐसी थेरेपी जो हार्मलेस हो, जो बीमारी से कम वेदना दे पेशेंट को। बीमारी तो ठीक करे ही करे बट साथ में वेदना ना हो, उसको आराम से लेके जा सकते हैं, छोटा सा बच्चा भी इजीली ले सके और बड़े बूढ़े भी ले सके। तो क्या हुआ था कि एक बार वो एक किताब पढ़ रहे थे और चाइना नामक एक तत्व है या एक झाड़ है, चाइना एक कंट्री का नाम भी है लेकिन हम उससे कोई लेना देना नहीं। चाइना एक सिंकोना एक बार्क है या सिंकोना एक झाड़ का नाम है। तो वो पढ़ रहे थे कि भाई सिंकोना बार्क मलेरिया को ठीक करता है, क्लोरोक्विन जो बनता है वो सिंकोना से बनता है। तो क्लोरोक्विन क्यों ठीक करता है कि सिंकोना बार्क अगर कोई इंसान ने खाए तो उसको वही सिम्टम आते हैं जो मलेरिया के सिम्टम आते हैं। अब यदि आप फिर सिंकोना बार्क का एक अक्स दो या उसका टिंचर दो तो पूरे के पूरे से मलेरिया के सिम्टम्स चले जाते हैं। तो सिंकोना बार्क से मलेरिया नहीं होता, मलेरिया जैसे सिम्टम्स आते हैं। तो इनको ये बात बोले कि चलो हम इसको ट्राई करके देखें। तो उन्होंने क्या किया कि 1796 के अंदर एक नया थीसिस पब्लिश किया जिसका नाम है एसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर सर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स। ये एक था, यानी नया सिस्टम का मैं इजाद करता हूं, वो था 1796, एक बहुत ही अच्छा एसे। और उन्होंने फिर 1810 के अंदर सिद्धांत लिखा पहला, और जिसका नाम है ऑर्गेनॉन ऑफ द हीलिंग आर्ट। तो 1810 से एक्चुअली होम्योपैथी को शेप मिला। 1796 से लेकर 1810 तक तो कैसे तो भी वो सरवाइव कर रही थी होम्योपैथी, प्लस माइनस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे कि भाई वो किस तरह से हमको उसको ये करना चाहिए। लेकिन 1810 के अंदर हैनेमन के समझ में आ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, उसको उनको राह दिख गई। और ये 1810 से जो ऑर्गेनॉन इस्टेब्लिश किया, ऑर्गेनॉन का मतलब होता है रूल्स, कि ये फिलॉसफी है होम्योपैथी की और ये सिद्धांत है, आप ऐसे सिद्धांत पे चलोगे तो होम्योपैथी प्रैक्टिस कर सकोगे।
होम्योपैथी मतलब शक्कर की गोली नहीं होती। होम्योपैथी मतलब जो इंसान होम्योपैथी के सिद्धांत पर प्रैक्टिस करता है उसको होम्योपैथ कहा जाता है। तो ये जो सिंकोना-बाग का एक्सपेरिमेंट है उन्होंने किया, खुद पे किया, अपने परिवारजनों पे किया, और उन्होंने देखा कि भाई सिंकोना-बाग लिया जाए तो उसको मलेरिया जैसे सिम्टम आते हैं, और फिर वही सिंकोना-बाग को बहुत सूक्ष्म क्वांटिटी में दिया जाए तो पूरे के पूरे सिम्टम चले जाते हैं। और ये उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था, जैसे न्यूटन के लिए था फॉलिंग ऑफ द एप्पल फ्रॉम द ट्री, और तब से ये होम्योपैथी की शुरुआत हुई। तो उन्होंने लिखा कि इफ अ पेशेंट हैड एन इलनेस इट कुड बी क्योर्ड बाय गिविंग अ मेडिसिन which if given to a healthy person would produce similar symptoms of the same illness but to a slighter degree. If a patient has nausea, he was given a medicine in which a healthy person would provoke mild nausea, मतलब इपिकाक। इपिकाक एक दवा है, अगर आपने उसको ऐसे ही खाया, मतलब क्रूड फॉर्म में खाया, इतनी मतली होती है, इतना नौशा होता है। अब कोई इंसान को कोई अलग वजह से नौशा हो रहा है या मतली हो रही है, हम उसी इपिकाक को सूक्ष्म फॉर्म में दिया जाए तो उसको वो नौशा चले जाता है। अब ये तो ठीक है, एक दो ड्रग्स की बात हुई, बट एक दो ड्रग्स से कोई सिस्टम थोड़ी चलाया जाता है। क्या किया जाए, कैसे, यानी मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा कि, तो उन्होंने कम से कम नहीं तो 90 से लेकर 100 ड्रग्स को उसी तरह से प्रूव किया। हम उसको प्रूविंग बोलते हैं, मतलब हेल्दी इंसान में आप क्रूड फॉर्म दो और फिर सिम्टम्स देखो और वो सिम्टम्स को नोट डाउन करते हो। तो जो नोट डाउन करते हैं उस सिम्टम्स, तो वो नोट्स को हम कहते हैं मटीरिया मेडिका। मटीरिया मेडिका मतलब कि हमने पूरे पेशेंट को, सॉरी ये तो पॉइजनिंग का सिम्टम हुआ कि भाई एक दवा दिया, दवा नहीं दिया था, वो एक क्रूड फॉर्म में हमने दिया और सिम्टम्स आए। अब वो सूक्ष्म फॉर्म में वही ड्रग्स को अगर हमने दिया हेल्दी इंसानों के अंदर, हेल्दी इंसान में जिसको अभी कोई सिम्टम नहीं है, और फिर उसके अंदर क्या सिम्टम आता है वो हमने देखा और उसको नोट डाउन किया, तो फिर ये नोटिंग उसको बोलते हैं मटीरिया मेडिका। मटीरिया मेडिका के जो सिम्टम्स है वो अगर पेशेंट के लक्षणों से मिलते हैं तो हम वो फलाने दवा दे सकते हैं। जैसे एकोनाइट करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवा है। यदि किसी को भी कोई भी सिम्टम, सिर दर्द फॉर एग्जांपल, सडन ऑनसेट, अचानक एकदम सिर दर्द हुआ और सिर दर्द की वजह से सिर दर्द भी असहनीय है, अचानक शुरू हुआ और एक डर की भावना, भय की भावना अंदर आ गई कि बस मैं मर जाऊंगा, इतना सिर दर्द हो रहा है, ऐसे अगर 3 लक्षण साथ में है तो ये एकोनाइट के प्रूविंग में भी आते हैं। यदि इंसान को एकोनाइट दिया जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अभी की बात बता रहा हूं, इनफैक्ट कल की ही बात बता रहा हूं। तो परसों हमारे पास एक पेशेंट है, ये पेशेंट कैंसर के पेशेंट है, ही इज अराउंड 83 ईयर्स ओल्ड मेल एंड उनको प्रोस्टेट का कैंसर है। एक 6 महीने से कैंसर है, अपने पास ट्रीटमेंट चालू है सिंस 1 मंथ, और बहुत पेन होता है उनको प्रोस्टेट की जगह पे, पेशाब की जगह पे करते करते। 2 बार सर्जरीज हो चुकी है लेकिन कैंसर पूरा स्प्रेड हो चुका है। तो कल उनके पुत्र आए और डॉक्टर साहब, पिताजी ने खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया, बस वो एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि बस मेरा मरने का टाइम आ गया है, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मेरे को दर्द असहनीय है, मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं है और बस मैं ख़त्म, मतलब मेरे को रहना ही नहीं है। ठीक है, मैंने और बस बोले एट द सेम टाइम डर भी बहुत रहे कि मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा, घबराहट बहुत ज़्यादा है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो सिम्टम्स देख के और दर्द की वजह से, सबसे ज़्यादा दर्द पूरे मटीरिया मेडिका के अंदर एकोनाइट के अंदर ही होता है। इज़ अ वन ऑफ वेरी गुड पेन किलर्स बोलना चाहिए होम्योपैथी का। तो हमने एकोनाइट का 0-1 में दिया और आज ही उनके बेटे आए, बोले डॉक्टर साहब आपने कमाल कर दिया, पिताजी का दर्द बहुत कम हो गया है, दर्द लेकिन कम हो गया, और ये सब ऐसी बहकी बातें करना उन्होंने बंद कर दिया। तो दोस्तों ये है होम्योपैथी का ये। तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं,
के प्रूविंग के हिसाब से। एक हेल्दी इंसान को हम सूक्ष्म फॉर्म के अंदर एक पदार्थ देते ही रहते हैं जब तक वो सिम्टम्स नहीं आता। एक बार सिम्टम्स लाना शुरू किया, हम उसको नोट डाउन करते हैं तीनों प्लेन्स में। सबसे पहले स्पिरिचुअल प्लेन के अंदर एक दवा है जिसका नाम है ओपियम, और अगर ओपियम को आप देते रहे तो सबसे पहला सिम्टम जो आता है यानी वो स्पिरिचुअल सिम्टम प्लेन पे आता है। मतलब पेशेंट झूठ बोलना शुरू कर देता है, उसको पता भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन झूठ बोलना शुरू कर देता है। बताओ, ये स्पिरिचुअल सिम्टम, इससे कोई मेंटल को लेना देना नहीं है। फिर मेंटल प्लेन पे सिम्टम्स आते हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, कोई डिजायर्स एंड अवर्जन्स, लाइक डिजायर्स म्यूजिक, हेट्स म्यूजिक, लव्स पेट्स, मेमोरी कैसी रहती है, फॉरगेटफुलनेस आ जाता है क्या, इच्छा शक्ति कुछ काम करने की, लेजीपना, ये सब आता है। और फिर फिजिकल प्लेन के अंदर हम उसको बोलते हैं फिजिकल जनरल्स, भूख, पानी की प्यास, लैट्रिन, पेशाब का कंट्रोल, नींद कैसा है, ठंडी सहन होती कि गर्मी या दोनों मौसम सहन होते हैं, सेक्सुअल स्टेट में कोई परिवर्तन आता है, तो ये सब चीज़ को नोट डाउन किया जाता है। और ये पूरे जो नोट डाउन उसको बोलते हैं प्रूविंग, और इससे बनती है मटीरा मेडिका। दोस्तों, ये था अनलॉक 1। हम लोग हर फर्स्ट संडे को मुंबई में आते हैं, और यदि आपको मुझसे पर्सनली मुंबई में मिलना है तो आप कांटेक्ट कीजिए 7620592847 पे। मैं रिपीट करता हूं नंबर 7620592847। बाकी दिन मैं नागपुर महाराष्ट्र में हूं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी यही नंबर पे आप ले सकते हैं। अगला अनलॉक 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे सिद्धांत या लॉज और बहुत कुछ। सो कीप इन ट्यून। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।